नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कवर किया गया है। दूसरी क्लास है, इसके पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक क्लास हो चुकी है तो उसको भी देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से निर्धारित हैं और इसमें बहुत अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है शुरू करते हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी? तो यदि हम नाबार्ड बैंक की देखें तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था 1980 से 85 के बीच में रहा। और यदि नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनते हैं। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1969 से 74 के बीच में रहा था। और जो उद्देश्य था इसमें स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता थी। और इसी योजना के अंतर्गत 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी याद रखिएगा, जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। यदि हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका प्रमुख उद्देश्य था। गरीबी हटाओ, यहीं से पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही नारा दिया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। छठी की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, नाबार्ड किया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 के बीच में रहा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में 9 जुलाई 1988 को की गई थी। और ये भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिए ये सर्वोच्च संस्था है। तो ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1988 को हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को IFCI भी बोलते हैं। IFCI, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये देश के औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करता है। और इसके अलावा एक और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको IDBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? 1964 में मुख्यालय इसका मुंबई में है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे IRDA बोलते हैं, IRDA, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। और यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो बीमा को प्रोत्साहित करना और बीमा धारकों को सुरक्षा प्रदान करता है ये IRDA। और इसके अलावा भी हम देख लें, EXIM बैंक एक होता है, EXIM बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसकी स्थापना, जो EXIM बैंक की स्थापना है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और एक SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, EXIM बैंक 1982 और SIDBI 1990। नेक्स्ट देख लेते हैं। निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो जो निक्की की बात करें, जापान, कहाँ? टोक्यो, जापान का जो टोक्यो शहर है वहाँ पे है निक्की। और यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत का जो मुंबई का सेंसेक्स है, मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक है, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। और यदि हम दिल्ली की बात करेंगे तो इससे बोलते हैं CNX निफ्टी। तो ये भी याद रखिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो यदि मुंबई की बात करें, अभी बात कर चुके हैं, इसका जो शेयर मूल्य सूचकांक है सेंसेक्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो यदि हम केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष जिसको बोलते हैं। तो 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर में जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों में आता है
तो उसको देख लेते हैं। निगम कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, लाभांश कर, आयकर, उपहार कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर आते हैं। तो यहाँ पे देखें जो आयकर है, उपहार कर है, पूंजी लाभ कर है, ये सभी हैं, सभी प्रत्यक्ष कर में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें देखें तो सीमा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये परोक्ष कर है। यदि परोक्ष कर में की बात करें तो सीमा कर के अलावा व्यय कर, बिक्री कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राज्य सरकार का जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, तो राज्य सरकार के देखें तो भू राजस्व कर, व्यवसाय कर और रोजगार कर, ये तीनों सभी शामिल है इसमें। और यदि इनके अलावा और देख ले तो कृषि आय पर कर, रोजगार पर कर, व्यवसाय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, गैर शहरी और परिसंपत्तियों पर कर, ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा देख लेते हैं भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो यदि हम भारत की बात करें तो जीएसटी यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ था। जीएसटी कब से प्रभावित हुआ था? 1 अप्रैल 2017 से। ये एक कर प्रणाली है, एक देश एक कर के से अवधारणा पर चलता है। और इसमें जो कर के स्लैब की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के कर स्लैब रखे गए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, 4 कर स्लैब रखे गए हैं। और इसके अलावा बात करें तो इसमें तीन प्रकार के करों का वर्गीकरण किया गया है, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी। तो ये भी याद रखिएगा। और प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं? तो यदि हम इसमें देखें तो पेट्रोलियम, अल्कोहल, तंबाकू, ये तीनों ही जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब के दरों में शामिल हैं? तो अभी हमने चर्चा किया था 4 कर दरें हैं, 5, 12, 18 और 28। तो यदि भी इनमें बात करें तो ये 5% जो है जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो बजट का इतिहास हमारा काफ़ी लंबा है। यदि हम देखें भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो 1860 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860। और इसको किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। पेश किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन ने। इन्हें भारतीय वित्त बजट का संस्थापक भी कहा जाता है, जेम्स विल्सन। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 1860 में। और यदि हम स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय जो बजट प्रस्तुत किया गया था, पहला बजट 26 नवंबर 1947 को 1947 में प्रस्तुत किया गया था। और किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. षणमुखम शेट्टी, ये भी याद रखिएगा। और गणतंत्र भारत की यदि बात करें, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था फरवरी 1950 में प्रस्तुत किया गया था। 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था। और ये किसने किया था? जॉन मथाई ने। तो ये तीनों ही याद रखिएगा। पहला बजट जॉन्स विल्सन ने 1860 में, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. षणमुखम शेट्टी, और गणतंत्र भारत का पहला बजट की बात करें तो 28 फरवरी 1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था? तो इसमें देख लेते हैं जो सबसे अधिक बार बजट पेश किया था वो मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। इन्होंने जो कुल बजट पेश किया था वो 10 बार पेश किया था। और इनमें देख लेते हैं ये 6 बार तो बजट पेश करते समय वित्त मंत्री थे, और 4 बार जब बजट पेश किया था तो ये उप प्रधानमंत्री थे। तो ये भी याद रखिएगा। और ये 10 बार जो है सर्वाधिक बजट पेश किया। और यदि हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया है, और बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाले देश की पहली महिला है। तो ये भी याद रखिएगा, बजट पेश करने वाली ये पहली महिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और यदि वर्तमान वित्त मंत्री की बात करें निर्मला सीतारमण, ये देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं।
तो ये भी याद रखिएगा। यदि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात करें तो कौन है, ये निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया। तो जो भारत के रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था, वर्ष 2017 में। डेट याद रखिएगा, वर्ष 2017 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र और राज्य की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है। तो जो केंद्र और राज्य की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है वो कौन है, वित्त आयोग है। कौन है, वित्त आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। और इसका जो गठन होता है अनुच्छेद, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद भी इसका याद रखिएगा, 280 के तहत। और यदि हम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को हुई थी। कब हुई थी, 22 नवंबर 1951 की। और 2 फैक्ट और याद रखते हैं इसमें, 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वाई रेड्डी थे 14वें। और यदि 15वें वित्त आयोग के जो अभी करंट में है वो उसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष, एन के सिंह, और 14वें वित्त आयोग के वाई रेड्डी। और इसकी स्थापना जो वित्त आयोग की अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी हमने चर्चा किया वाई रेड्डी हैं। और 15वें के कौन है, ये एन के सिंह 15वें के हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है, तो ये गोस्वामी समिति है। समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंत में हमने समितियों का एक लगा रखा है, उसको भी देखेंगे। तो जो औद्योगिक रुग्णता की बात करें तो ये गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किरीट पारेख समिति। किरीट पारेख जो है वो किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश प्रस्तुत किए थे, तो ये पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित थे। पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित सुधार हेतु समिति सिफारिश जो प्रस्तुत की थी वो किरीट पारेख समिति थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरसिंघन समिति का संबंध किससे था, तो जो नरसिंघन समिति का संबंध था वो बैंकिंग क्षेत्र से था। किससे था, बैंकिंग क्षेत्र से। नरसिंघन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा चलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार प्रस्तुत किया था, तो जो राजा चलैया समिति थी वो किस क्षेत्र से थी, कर समिति, कर सुधार से संबंधित थी। तो ये भी याद रखिएगा, कर सुधार से। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बहुत ही बड़ी योजना थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया था, तो स्टैंड अप इंडिया में हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, ये तीनों ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उद्यमशील बनाने हेतु स्टैंड अप इंडिया का गठन किया गया था। और ये गठन कब किया गया था, 5 अप्रैल 2016। ये भी डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया प्रभाव में आई। और इसका उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। क्या है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। यदि इसकी डिटेल बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी इस योजना का वो 1 मई 2016। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रभाव में आई, 1 मई 2016 से प्रभाव में है। और इसका जो उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिलाना। क्या उद्देश्य है, गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं रह रही हैं उनको मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन दिलाना। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी और योजनाएं भी हैं, उनको भी देखेंगे। सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यदि सोलर चरखा की बात करें तो ये रोजगार क्षेत्र से है। सोलर चरखा योजना किस से संबंधित है, रोजगार क्षेत्र से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हम समितियों के विषय में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं जो क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका जो पहला है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु। तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का आकलन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था।
रघुराम राजन समिति की बात करें तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, रघुराम राजन समिति किस लिए गठित हुई थी? वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए। रंगराजन समिति की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करने के लिए। नरसिम्हा समिति की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। लकड़वाड़ा समिति की बात करें तो गरीबी के लिए। राजा चिलैया समिति की बात करें तो कर सुधार के लिए। आर गांधी समिति की बात करें तो शहरी सहकारी क्षेत्रों में सलाह हेतु। दीपक मोहंती समिति की बात करें तो ये वित्तीय समावेशन, मध्यावधि वित्तीय समावेशन 5 वर्षीय कार्य योजना के लिए। और विवेक देवराय समिति की स्थापना रेलवे में सुधार के लिए की गई थी। इस तरह से समितियों के से संबंधित भी हमने क्वेश्चन देखा, समितियों से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कीजिए। धैर्य और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।